नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब वही जो वो जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज, जिसको कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं और उसने भी इसी तिकड़म से अपना नाम का कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जो है मान्यता ले रखी है भारत निर्वाचन आयोग से। लेकिन जो उसका चाल चरित्र, चेहरा और फितरत है उसके अनुसार भारतीय जनता दल हमेशा उसको जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के रूप में ही वो उसको संदर्भित भी करता है, संबोधित करता है और अपने आवाम को समझाने की भी कोशिश करता है कि वो भी उसको इसी रूप में गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के ही रूप में समझें भी, संबोधित भी करें और समझ लें उसको। तो उसी का एक नेता है वो सलमान खुर्शीद और उसने जो है वो हिंदुत्व को जो है वो जो माने आतंकवादी संगठन है बोको हराम जो कि अफ्रीका में सक्रिय है और इसिस जो टर्की सीरिया में सक्रिय है उससे उसने तुलना की है। इससे जैसा पिछले एपिसोड में बताया गया, इससे उसकी मानसिकता जो है वो प्रदर्शित होती है और मानसिकता से अधिक उसकी साजिश क्या है? अपने देश में नफरत फैलाना, इसे आग भड़केगी और नफरत फैलेगी। तो देश में आग लगाना और नफरत फैलाना, आग लगा करके नफरत फैला करके सत्ता हथियाने की जो है जो अब तक इतिहास रहा है वह जीएनपीसी का ही रहा है। नफरत के आधार पर उसी का जो चेला है, उसी का अनुयायी जो बीजेपी भी करती है वो ध्रुवीकरण करके अपना वोट बटोरती है, वो ये भी सत्य है। लेकिन नफरत और कुछ भी नफरत हो, हिंसा हो, लोगों की जान जाए, ये इसी के बीच में वो सत्ता हथियाने की, सत्ता वापसी करने का उसका इतिहास रहा है। तो ये जो सलमान खुर्शीद का जो मानसिकता है, जो उसकी साजिश है देश में नफरत वो फैलाने का, हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करना और देश को कमजोर करना, ये साजिश जो है जीएनपीसी की है। इसलिए जो उसके मुखिया हैं, सरगना हैं, ये राहुल सोनिया उनका है। ये सलमान खुर्शीद तो एक भोरा मात्र है। तो और भारतीय जनता दल सभी अपने भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि ये उसकी साजिश है, लेकिन इसका जो आयाम है, इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं थोड़ा सा और आगे हैं। आगे ये है कि
इस तरह की जो नफरत फैलेगी वो पता नहीं जीएनपीसी कितना लाभ इसका उठा पाएगी, किसको भुलाएगी और किसको बहकाएगी। लेकिन इसका जो दिख रहा है सबसे अधिक लाभ जो है ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि वो भी नफरत के आधार पर ही जो है वोट बटोरती है, वो अपने इस जो है वोट बटोरने की नफरत के आधार पर और तो इस स्थिति को देख रही है। यही उसका दृष्टिकोण बहुत ही घातक है और राष्ट्र विरोधी है और गद्दारी का है। ऐसे सलमान खुर्शीद की जो खुराफात है देश में नफरत फैलाने की, क्योंकि यह सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि एक नहीं 1 लाख सलमान खुर्शीद आए हैं और इस तरह की बातें कहें वो हिंदू सनातन आस्था के ऊपर, क्योंकि हिंदू सनातन आस्था बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरातन है और उसके आदर्श भी बहुत महान है, जिसका कि प्रदर्शन हमारे स्वामी विवेकानंद आज लोगों ने कहा है और उन्होंने बराबर इस चीज़ को स्पष्ट किया, बल दिया है कि हिंदू सनातन आस्था की सबसे बड़ी महानता है कि वो दूसरी आस्थाओं को भी अपने ही बराबर वो इज्जत देना चाहता है। वो अब उसकी व्याख्या कट्टरवादी किस तरह से करते हैं ये अलग विषय है, अलग विषय क्या अलग समस्या है वो। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बराबर वो हिंदू सनातन आस्था के विषय में यही बताया हुआ है कि इसकी महानता इसी में है कि दूसरी आस्थाओं का भी सम्मान करता है। हालांकि आक्रमण बहुत हुए, हिंसाएं भी बहुत हुई, लेकिन और तो उन आक्रमणों और हिंसाओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उस आस्था की इज्जत करने वाले काफी लोग हैं जो हिंदू सनातन को नहीं भी मानते हैं, वो भी इसकी इज्जत करते हैं। और उसी ने सिखाया कि जो दूसरी आस्था वाले हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जो हमारी इस्लाम आस्था या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन या हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो भी इस बात को समझें कि उनके जो अलग अलग जो पंथ हैं, इस्लाम, ईसाई, सिख इत्यादि जो है, उनकी महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों की इज्जत करें, उसको भी माने वो भी एक विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है। लेकिन जितने भी इस तरह के हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये सभी मानते हैं कि जो शक्ति है वो एक ही है, ये रास्ते अलग अलग हैं, ये सबको वो मानना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें समस्या है कि जो कट्टरवादी तत्व हैं वो इसको नकारते हुए बहुत कुछ जो है एक दूसरे के खिलाफ तमाम वैमनस्य, संदेह, शक, शुबहा, आक्रमण और नफरत की बात जो है वो फैलाते रहते हैं कट्टरवादी तत्व। तो हमारे देश की समस्या जो है आवाम से नहीं है, कट्टरवादी तत्वों से है। और वो कट्टरवादी तत्व जो है वो सामंतशाही दृष्टिकोण के होते हैं। सामंतशाही आप समझ रहे हैं, सामंतशाही माने इन शब्दों का प्रयोग तो इन शब्दों का प्रयोग तो बहुत से लोग करते होंगे। सामंतशाही समझ लो कि हम बाकी समाज से ऊपर हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कानून जो है वो आवाम के लिए है और हम जो कहें वही जो बात आवाम उसको फॉलो करे। कुछ इसी प्रकार की सोच जो है वो सामंतशाही की होती है। और सामंतशाही और इसी के आसपास जो है जो एक इलाइट वर्ग है, हालांकि कुछ लोग इलीट कहते हैं, लेकिन मैं उसको वो इलाइट बोलता हूँ। इलाइट जो सम्राटवादी वर्ग है, जो कि अपने को कुछ संपन्न कहता है और माने जो द्रव्य
ऐश्वर्य, मतलब कि जो इस तरह से कुछ साधन, रुपया पैसा या पढ़ लिख करके कुछ उसने एक्वायर कर लिया है और काफी एक्विजिशन में वो थोड़ा सा आगे निकल गया है, और वो भी काफी स्वार्थी रहता है, तो वो भी एक सम्राटवादी वर्ग है। तो ये सब उसी उनकी सोच इसी के आसपास होती है। तो हमारे देश की काफी समस्याओं की जड़ में ये कट्टरवादी तत्व होते हैं और सम्राटवादी तत्व होते हैं। और सम्राटवादी तत्वों के विषय में तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो बहुत बड़े संत थे, 1890 के दशक में ही वो सावधान किया हुआ है कि सम्राटवादी वर्ग से मैंने समस्या कैसी है। उन्होंने जब वो 1890 के दशक में बोला था कि द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द एलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी अच्छी बात के लिए, अवाम के हित के लिए, देश की एकता के लिए और देश की भलाई के लिए कोई अच्छी बात आप समझाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो समर्थन हम हमेशा आपको आम लोगों से, मासेस से, आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों से ही मिलेगा। जो सम्राटवादी वर्ग है वह नैतिक रूप से वैसे भी मर चुका है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद की चेतावनी कर लीजिए या यथार्थ के विषय में परिचय करवाना कर लीजिए, जिस भी रूप में ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में दिया हुआ है, जो कि आज भी वो बिल्कुल दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। तो ये सब और फिर जैसा कि भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है, और लोगों का अनुभव भी है, हम बताते भी हैं, लोगों का अनुभव भी है, तजुर्बा भी है, एक एहसास है कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, लोग भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जितना खूबसूरत है, जितना बढ़िया है, जितना मुल्क बढ़िया है, लोग बढ़िया है, ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है कट्टरवादी तत्वों के द्वारा। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम इन कट्टरवादी तत्वों का गुलाम वो बनते जा रहे हैं मानसिक रूप से। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी कमजोरी को दूर करना है, और उसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही भारतीय जनता दल ये भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ लाने के लिए भारतीयता के आधार पर सिर्फ हमारे समाज में जो है कट्टरवादी तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए। तो आ जाइए जो है कि वो सलमान खुर्शीद वाली बात, कि उसने तो जो गद्दार ये राहुल गांधी है, जो गद्दार जो सोनिया गांधी है, जो है जिन समूह का इतिहास रहा है कि हमारे देश में माने अशांति, हिंसा, लोगों की लाशों पर, और देश में माने इस तरह से माने अस्थिरता, इन्हीं सब परिस्थितियों में वो सत्ता हथियाती रही है, इन्हीं सब परिस्थितियों में वो सत्ता की वापसी करती रही है। तो देश में हिंसा फैलाना ये उसके फितरत का एक हिस्सा है, और उसी फितरत को सलमान खुर्शीद की कोई हैसियत नहीं है। वह इन्हीं के इशारे पर, जिनकी मंशा अभी बताई गई, जिनकी फितरत अभी बताई गई है, उन्हीं के इशारे पर उसने काम किया है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया है कि ये इसका जो इशारा है, जो इम्प्लीकेशन है या रेमिफिकेशन है, वो यहीं तक नहीं है। बीजेपी इस जो नफरत फैलाई जा रही है, वास्तविकता हो, उसको अपने पक्ष में चुनावी माहौल माने इनकैश करने के लिए, वो भुनाने के लिए किस तरह से साजिश कर रही है, इसको भी बहुत गौर से देखने की जरूरत है।
जैसा कि अभी बताया गया है कि सलमान खुर्शीद की ये खुराफात देश में नफरत फैला करके हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमज़ोर करना, हमारे देश को कमज़ोर करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। इस तथ्य को सभी अपने जो भारतीय भाई बहन हैं, अपने भारतीय अवाम है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यथार्थ यही है। लेकिन इसके बीजेपी क्या कर रही है कि ये सलमान खुर्शीद की हरकत देश विरोधी नहीं है, देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है, भारत के खिलाफ गद्दारी नहीं है, बल्कि ये हिंदू विरोधी है। तो अब बीजेपी को देश के सामने ये बताना पड़ेगा कि देश विरोधी होना ज्यादा अपराध है कि हिंदू विरोधी होना ज्यादा अपराध है। बड़ा अपराध है। देश के लिए खतरनाक बनना वो ज्यादा भयावह है कि हिंदू के खिलाफ खतरनाक बनना वो ज्यादा भयावह है। हिंदू के खिलाफ या देश के खिलाफ यदि इसको बेनकाब किया जाए तो काफी लोग एक साथ आ सकते हैं, वो स्थिति है। या हिंदू के खिलाफ इसको माने सलमान खुर्शीद को या जेएनपीसी को प्रसारित किया जाए, तब लोग एक साथ आ सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान की बात है कि यदि इसको इस रूप में बेनकाब किया जाए, सिर्फ इसी घटना को लेकर के कि यह देश विरोधी है, देश का गद्दार है, और ये सोनिया और राहुल के इशारे पर देश में नफरत फैला करके जो है चुनावी वो चुनावी लाभ लेने की वो साजिश कर रहा है। तो इससे हमारे भारतीय समाज का कल्याण होगा। लेकिन इसको ये रंग दे देना कि वो हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, तो इसकी जो देश के खिलाफ गद्दारी वाला जो चेहरा है, उसको ढकने की एक साजिश है बीजेपी वालों की। तो बीजेपी वालों जरा ये समझ लो कि ये आपकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि इतने बड़े गद्दार जेएनपीसी और उसका गद्दार जो है ये सलमान खुर्शीद, उसकी गद्दारी को किस साजिश से आप ढक रहे हैं, सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए, कि वह देश विरोधी नहीं है, देश का गद्दार नहीं है, भारत द्रोही नहीं है, बल्कि वो हिंदू विरोधी है। और साथ में यह भी समझ विकसित करनी चाहिए जैसा कि पिछले एपिसोड के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई थी कि हिंदू सनातन के ऊपर एक नहीं हजारों या लाखों सलमान खुर्शीद आकर के इस तरह से वक्तव्य दे। हिंदू सनातन के जो विचार है, जो उसके दर्शन है, जो उसकी माने जो महानता है, वो रंच मात्र भी उस पर रंच मात्र भी इसका असर नहीं हो, न हुआ है न होगा। असर बस यही होगा, नफरत फैलेगी, जो हमारा जो भारतीय समाज का जो एकता का जो ताना बाना है वो प्रभावित होगा, बस ये होगा। और इसी के रूप में सबको समझने की आवश्यकता है। और इसी के तारतम्य में आगे भी निवेदन किया गया था कि हमारे जो दूसरी आस्था के अनुयायी हैं, जैसे इस्लाम आस्था वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, ईसाई आस्था वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि आपके पंथ के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, कुछ इस तरह से टिप्पणी कर दे, या जो है आपके कुरान के खिलाफ, आपके इस्लाम के खिलाफ, आपके मोहम्मद साहब के खिलाफ, तो जरा भी मत भड़किए।
जरा भी मत भड़किए, इसलिए कि किसी सरफिरे के और बदमाश किस्म के कहने से इस्लाम पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, इस प्रकार के पंथ है जो कि अपने आप में महान पंथ हैं और भाईचारा ही सिखाते हैं, उनकी महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस वक्त आप भड़केंगे तो ये भड़कना ही उन जो कट्टरवादी तत्व हैं, खास करके वो चुनावी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, आप उनके साजिश के शिकार हो जाएंगे, आप उनकी जाल में आप फंस जाएंगे। वो यही चाहते हैं कि ये करके भड़काया जाए और देश में नफरत वो फैलाई जाए और अपने पक्ष में चुनावी फायदे का एक माहौल बनाया जाए। तो इस पंथ के संबंध में कोई भी भड़काऊ बात सोशल मीडिया पर डालते हैं या कोई सार्वजनिक वक्तव्य देता है या कोई वो कैरिकेचर बनाता है, कोई कार्टून बनाता है, बिल्कुल मत भड़किए। भड़कना ही उनकी साजिश का शिकार होना है। ये मान लीजिए कि किसी के कैरिकेचर वो बना देने से, कार्टून बना देने से, कुछ कह देने से जो है उस पंथ की महानता पर जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। और जिस वक्त आप भड़क जाएंगे तो आप जो है उन यानी देश विरोधी ताकतें जो हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनकी साजिश का शिकार आप हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखिए। और ये सीख और ये आदत, ये संस्कार हर एक पंथ के अनुयायी जो है अनुयायी भारतीय भाई बहनों के लिए आवश्यक है। जरा देखिए चारों ओर हमारे भारत में माहौल कैसा है, कितना खतरनाक माहौल है इन विषयों को लेकर के। ये मीडिया, बताइए, मीडिया को आप कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी भूमिका देखिए। इन्हीं बातों को लेकर के जो हमारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, कट्टरवादी ताकतें हैं, हमारे देश में कोई न कोई बात को लेकर के देश में नफरत हर वक्त जो है फैला करके सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं, साजिश वो चलाते रहते हैं। उन्हीं साजिश का ये हिस्सा है मीडिया वाले। वो भी इसी बात को बस पेरते रहते हैं, चर्न आउट करते रहते हैं और हमेशा वो चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के माध्यम से भारतीय जनता दल ने बार बार बताया कि मीडिया भी हमारे देश का बहुत एक खतरनाक शत्रु है। वो और जब ये बात आवाम को बताई जाती है तो मीडिया भी भारतीय जनता दल को लोकप्रिय न हो इसकी साजिश भी करता है। एक साजिश तो खैर ये आप लोग जानते हो कि जितने भी मीडिया वाले हैं और राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता दल के विषय में इशारा जरूर करेंगे, लेकिन वो नाम लेने से इसलिए वो कतराते हैं कि नाम लेते ही जंगल की आग की तरह जो है उसकी लोकप्रियता बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो तुरंत वो फैल जाएगी। तो इसीलिए जो है मीडिया वाले जो एक तो देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं, जो कि अभी बताया गया है कि जो यानी इस देश के खिलाफ जो देश विरोधी ताकतें हैं, कट्टरवादी ताकतें हैं, कोई न कोई बात लेकर के अब हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करने के लिए, हमारे देश को कमजोर करने के लिए या इस तरह की हरकतें वो करते हैं और करवाते हैं। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के द्वारा, और मीडिया भी उसी रास्ते पर, जिस मुद्दे को मीडिया भी खत्म कर सकता था कि भाई ये देश विरोधी है,
देश का गद्दार है और सभी सभी भारतीय भाई बहनों को यह समझना चाहिए कि देश का गद्दार है और कैसे इसका बहिष्कार किया जाए। ये न करके बस वो हिंदू के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। और ऐसा ही वक्तव्य जो वो गद्दार जो है राहुल गांधी भी दे रहा था, मतलब कि वो सलमान खुर्शीद के हरकतों को, उनकी खुराफात को जस्टिफाई कर रहा था, उसको वो उचित ठहरा रहा था, वो गद्दार राहुल गांधी। अब इस संबंध में बीजेपी की गद्दारी, बीजेपी की जो गद्दारी है देश के खिलाफ, उस पर गौर करिए। भारतीय आम ताकत दल, इसका साधन सीमित है, सीमित साधनों से और यूट्यूब के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राहुल या जेएनपीसी खुद जो है, तो जेएनपीसी का राहुल है और ये सब सोनिया और प्रियंका इत्यादि, ये देश के गद्दार है। राहुल खुद अपने आप में देश का बहुत बड़ा अभिशाप और गद्दार है, लेकिन बीजेपी जो है इसको गद्दार न माना जाए, गद्दार के रूप में न देखा जाए, इसी की साजिश करती है। तो कम से कम ये सलमान खुर्शीद वाला प्रकरण जरा देख लीजिए आप लोग कि ये सरासर जो है सलमान खुर्शीद की और इस जेएनपीसी की गद्दारी है, देशद्रोह है, भारत के खिलाफ दुश्मनी की ये एक हरकत है, खुराफात है उसकी। लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं? सिर्फ हिंदू विरोधी है। बताइए, एक देश के गद्दार के विषय में और खतरनाक जो है देशद्रोही के विषय में हिंदू विरोधी बोल करके उसके सारे माने गद्दारी के पापों को ढकने की जो साजिश है बीजेपी की कि उसको देश का गद्दार न माना जाए और उसको हिंदू विरोधी माना जाए। तो हिंदू विरोधी मानते ही इस विचारधारा से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वो सहमत भी नहीं और इसमें वो सच्चाई भी नहीं है, इसमें सच्चाई भी नहीं है। भाई, हिंदू सनातन, इस्लाम पंथ, इस्लाम और ईसाई सिख सभी महान है, और लेकिन उस पर आक्रमण करके देश में नफरत फैलाना ये देश के खिलाफ गद्दारी है। और जो कि हिंदू विरोध से बहुत आगे वो निकल गया, लेकिन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए और देश में जो है वो ध्रुवीकरण के लिए ध्रुवीकरण करके जो है अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो गद्दार राहुल गांधी या गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी को बचा करके, यानी ताकि वो बेनकाब गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, ये गद्दारी जो है बीजेपी या मोदी जी या ये कर रहे हैं देश के खिलाफ। इस साजिश को बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये आभास नहीं होगा कि कहां पर ये बंद हो गया, लेकिन यदि उसका रिपीटिशन हो जाए, उसको यूँ लगा कि ये फिर से कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो उस पर ध्यान न देने की जरूरत है और आप सभी लोग जो उस पर ध्यान न दीजिएगा। तो बताया जा रहा था कि जो मीडिया पोस्ट जो है वो डाला गया इस तरह का कि हम पहले जो है हम जो है गिरजाघरों में जाते थे, चादर चढ़ाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे और बॉलीवुड की वो फिल्में देखते थे जो हमारे वो हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब हम जागृत हो गए हैं। तो भारतीय आम ताकत दल ने स्पष्ट, भारतीय आम ताकत दल इस विषय में स्पष्ट ये अपने भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि भारतीय आम ताकत दल
माहौल का पक्षधर है, जिस माहौल में हमारे सभी भारतीय भाई बहन किसी भी आस्था के केंद्र, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सभी भारतीय भाई बहन को जाने का हक है, जो उसमें श्रद्धा पूर्वक और नम्रता पूर्वक और अपनी श्रद्धा को वहां पर वो अर्पित करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं। वो सबको हक है। ये भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है। और ऐसे ही माहौल को वो लाएगा जब भी उसको मौका मिलेगा, मतलब जब भी शासन उसके हाथों में आएगा आपके आशीर्वाद से, तो ऐसा वो करेगा। तो अब चूंकि सोशल मीडिया पर इतना लंबा चौड़ा लिखना भी माने मुमकिन नहीं होता है, तो उसको संक्षेप में उसको समझाने के लिए बताया गया कि अब इस देश के लोगों को फैसला करना है कि वो एक सच्चे भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, कि वो एक सच्चा हिंदू बनना चाहते हैं, या एक सच्चा मुसलमान बनना चाहते हैं, या एक सच्चा ईसाई बनना चाहते हैं, या एक सच्चा सिख बनना चाहते हैं, या इसी प्रकार के और जो है वो पंथ के अनुयायी बनना चाहते हैं। तो ये उसमें डाला गया कि अब देश के लोगों को फैसला करना ही है। क्या फैसला करना है कि वो एक सच्चा भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, या एक सच्चा हिंदू बनना चाहते हैं, या एक सच्चा मुसलमान बनना चाहते हैं, या एक सच्चा ईसाई बनना चाहते हैं, या एक सच्चा सिख आदि पंथ के अनुयायी बनना चाहते हैं। ये फैसला उनको करना है। और साथ में यह भी जोड़ा गया कि यह तर्क बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक सच्चा हिंदू ही एक सच्चा भारतीय नागरिक है, या यह भी तर्क नहीं चलेगा एक सच्चा मुसलमान ही जो एक सच्चा भारतीय नागरिक है, या यह भी तर्क नहीं चलेगा कि एक सच्चा ईसाई ही एक सच्चा भारतीय नागरिक है। इसी प्रकार यह भी तर्क नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा कि सच्चा सिख ही एक जो है सच्चा भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक के लिए उसको हमेशा ये मानना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, भारत राष्ट्र सर्वोपरि है। वो हमारी यानी जो सर्वोच्च मान्यताएं हैं, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा वायुगुरु, या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि से भी ऊपर है हमारा भारत राष्ट्र और हमारी आवाम। और उसके बाद ही जो कुछ भी आप चाहें तो वो है, ये मानता होना चाहिए। और सभी देश के लोग हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, वो किसी भी पंथ के मानने वाले हों, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना पंथ निभाएं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से निभाएं। और जो हमारा सामूहिक मान्यता है, सामूहिक जीवन है, हमारा भारतीयता का है। सभी लोग अब आपस में ये भारतीय भाई बहन है, और कोई भी अछूता नहीं है, सबको साथ में ले आना है। मोटा मोटी यही विचार की आवश्यकता है। तो जब इस तरह का उसका जवाब मीडिया पोस्ट पर डाला गया, तब इसके बाद वो जो कि वो डाला था कि अब हम हिंदू के रूप में जागृत हो गए हैं। अब हम, इसके पहले तो हम जो है जाकर के वो चादर चढ़ाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, और क्या करने की गिरजाघरों में जाते थे। अब हम जागृति, तब वो मीडिया पोस्ट डालने वाला इस जवाब के बाद, इस तरह के जवाब के बाद वो चुप हो गया, सुट हो गया। तो कट्टरवादी जो तत्व हैं, जो उनकी मानसिकता यही होती है कि जब आप उनको आईना दिखा दीजिए तो पता नहीं उनका हृदय परिवर्तन होता है या नहीं है, वो बात दूसरी है।
लेकिन वो चुप हो जाएंगे। मतलब चुप होने से मतलब ये है कि फिलहाल वो कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर इसके बाद खुराफात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई वो गारंटी नहीं है। जब भी उनको मिले कि करेंगे, ऐसे कट्टरवादी तत्व मैंने इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में वो इस तरह की खुराफात नहीं करेंगे। वास्तव में ऐसे तत्व जो है समझाने से वो नहीं मानते हैं। ऐसे तत्वों को कुचलने की जरूरत होती है, और इस सीमा तक उनको कुचलने की आवश्यकता होती है ताकि उनकी हिम्मत और आदत दोनों छूट जाए। भारतीय जनता दल इसमें स्पष्ट है। कुछ ऐसे यानी हम आपको समझा रहे हैं या मैं समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई लाल बत्ती है और वहां हैवी ट्रैफिक निकलती है चारों ओर से, और वो लाल बत्ती खराब हो गई, तो जो असामाजिक तत्व हैं वो ट्रक के रूप में, ट्रैक्टर के रूप में और के रूप में आकर के वो जाम कर देंगे, और चारों ओर से लंबी लंबी जो है वो लाइनें या वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो है वो जाम रहेगा, और वो पब्लिक जो है वो परेशान रहेगी। तो फिर इसका हल क्या है कि फिर एक पुलिस वाला आता है, और फिर जो इस तरह की जो बदमाश किस्म के जो ट्रक ड्राइवर हैं या ट्रैक्टर वाला है या कोई ऐसा है, उनको 4-4 डंडे वो लगाता है, पीछे करवाता है, ट्रैफिक क्लियर होती है, लोग निकलते हैं और सबको राहत मिलती है। तो समझ जाइए कि ऐसे कट्टरवादी तत्व जो है कभी भी मीडिया पोस्ट के जवाब से चुप तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आएंगे। इतना उनको कुचलने की जरूरत है ताकि वो दोबारा इसका दुस्साहस न कर सके, और उनकी आदत और उनकी हिम्मत दोनों छूट जाए। भारतीय जनता दल जो है मैंने इन तरीकों पर बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह का नफरत वो फैलाने वालों में एक बहुत खतरनाक किस्म का शख्स जो है वो बिल्कुल सक्रिय है, उसका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो जो नफरत फैलाने वाले हैं, और वो अक्सर जो है इस्लाम पंथ पर आक्रमण वो करता रहता है। तो नफरत फैलाने वाले इस देश के खतरनाक दुश्मन हैं, इसी रूप में देखना चाहिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर इससे अधिक भड़कने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया गया कि एक सलमान खुर्शीद नहीं, लाखों सलमान खुर्शीद के कहने से जो हिंदू सनातन आस्था की जो परंपरा है, जो महानता है, जो उसकी विशालता है, जो उसके उदारता है, इसमें जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार एक नहीं हजारों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कुछ भी कहते रहे, इस्लाम पंथ की जो महानता है, जो उसकी उदारता है, भाईचारे का जो संदेश है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस जरूरत इस बात की है कि उस पर भड़किए मत, लेकिन ये मानिए कि वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। कैसे उसका इलाज हो, और उस इलाज में कतई जो कट्टरवादी तत्व होते हैं ना, इधर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज के गर्दन काट देंगे, उसके गर्दन पर वो इनाम रख देंगे, ये बहुत ही गलत है। कट्टरवादी तत्व जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के, वो क्या करते हैं, उसे गर्दन काट के लाओ, उसकी गर्दन की कीमत 50 लाख है, 1 करोड़ है। ये सारी हरकतों से बाजाना है। तो आ जाइए इस पर जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, तो वो कितना खतरनाक किस्म का इस देश का गद्दार है, और वो सहारा लेता है इस्लाम आस्था पर जो है आक्रमण करके। तो इस्लाम आस्था पर आक्रमण करके तो वो उसका एक बहाना है, लेकिन एक बहाना है निश्चित रूप से।
उसका उसका उद्देश्य है इस देश में नफरत फैलाना और देश को कमजोर करना, और देश को कमजोर करना, नफरत फैलाना। ये मुख्य रूप से दो ही तंजीमों का, दो ही राजनीतिक तंजीमों का ये मंसूबा है। एक एनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कागज का, और वामपंथियों का। नफरत फैलाकर हमारे देश को कमजोर करना, हमारे भारतीय समाज को कमजोर करना, ये मंसूबा गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कागज, जिसको कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसका, और वामपंथियों का। और एक मिनट के लिए ये थोड़ा सा विषय रोक करके, वामपंथियों की जो पहुंच है हमारे भारतीय समाज के जो माने मार्मिक जो अंग हैं, वहां तक है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई के चंद्रू करके हैं, वो मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, वो बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो लेफ्टिस्ट या वामपंथी विचारधारा के हैं, और वो किसी आदिवासी गरीब महिला के विषय में, जबकि वो वकील थे, तो उन्होंने काफ़ी मदद किया था, और उस पर रिटायरमेंट होने के बाद कोई फिल्म भी बनाए थे। तो इससे वो गरीबों के प्रति, हमारे अल्पसंख्यकों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति एक हमदर्दी बटोरने का एक दम तो भरते हैं, लेकिन देश को जानना चाहिए कि ये दम भरना तो उनका एक छद्म है। वो देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं ये वामपंथी। लेकिन पहुंचे हुए कहाँ, जैसे बताया गया कि इस जुडिशियरी में, न्यायपालिका वाले तंत्र में, जैसे जेएनपीसी के एजेंट और वामपंथियों और वामपंथी मानसिकता वाले को भरमार है अक्सर ये लोग। और एक मायोपिक, एक जो है बहुत माने संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, जो लखीमपुर खीरी में तो स्वतः संज्ञान ले लिया, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, और ऊपर चुप हो गया। यह एक मायोपिक, यानी एक संकुचित वो दृष्टिकोण का परिणाम है। उसमें किस तरह के तत्व भरे हुए हैं इस न्यायपालिका में, और खास करके उच्च न्यायपालिका जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आती हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी समस्या इससे है। भारतीय जनता दल ने इसका वो जिक्र किया हुआ कई बार कि इन संस्थाओं पर आक्रमण मत करिए। इन संस्थाओं में किस तरह के तत्व भरे गए हैं, समस्या इससे है। और उन तत्वों की बगैर सफाई किए हुए, बगैर वो क्लींसिंग किए, देश को चैन नहीं है, देश को आराम नहीं है। भारतीय जनता दल के पास स्पष्ट उसकी नीति है, और वो भी सफाई करेगा, लेकिन जब इसका वक्त आएगा, और जब इसके हाथ में वो उपकरण आएगा सत्ता का, वो भी आपके आशीर्वाद से। तो इन संस्थाओं में ब्यूरोक्रेसी हुआ, जुडिशियरी हुआ, इसमें जो है एनपीसी के एजेंट और वामपंथियों की मानसिकता वाले हैं। ये भी बताइए कितने बड़े हमारे जो हमारे देश का जो बॉडी पॉलिटिक है, उसके कितने वाइटल ऑर्गन्स में एज ए कैंसर ये घुसे हुए हैं। इसका जिक्र यानी कोई पार्टी नहीं करती है, बीजेपी वाले नहीं करते हैं, आरएसएस वाले नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये खतरनाक कैंसर जो है हमारे देश की व्यवस्था के उस मार्मिक अंग में भी कैंसर की तरह वो घुसा हुआ है। तो खैर, तो वो जो जस्टिस चंद्रू के विषय में मैंने बताया। खैर, तो अब आ जाइए जो है वो जो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। तो हमारे इस्लाम आस्था पर आक्रमण करना तो उसका एक बहाना है। असली उसका काम है देश में नफरत फैलाना और दुख
और आश्चर्य इसी बात का है कि काफी लोग मैंने उसके इस साजिश के शिकार हो रहे हैं। ये है, इसलिए लोगों को उसकी असलियत को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कुछ नमूने आपको वो बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता का दल लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था और उसके साथ साथ जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, यह देश के बहुत ही खतरनाक किस्म के गद्दार थे और हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ उनकी गद्दारियों की लंबी लंबी वो फहरिस्त है। तो कैसे उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा बचाता कैसे है, उसका एक नमूने जरा देखिए। इलाहाबाद में एक चंद्रशेखर पार्क है, उसका पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क, लेकिन फिर बाद में हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर उसका नाम पड़ गया चंद्रशेखर पार्क। वो एक गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है, अभी बोला था कि अल्फ्रेड चंद्रशेखर पार्क, अल्फ्रेड कहने की क्या आवश्यकता है भाई? गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा जब उसका नाम चंद्रशेखर पार्क ही बन गया तो पार्क ही बन गया तो वो चंद्रशेखर पार्क है, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड वो वर्ड जोड़ रहा था। और उसमें एक कुछ घटना थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ वो कब्र के नाम पर, मजार के नाम पर या उसके नाम पर मस्जिद वगैरह ने बना लिया था अवैध रूप से। फिर वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उसको मैंने हटाने के लिए आदेश दिया। इसी चीज को भुना रहा था। अवैध रूप से कब्जा करना जो है ये एक बहुत ही जो है वो खराब प्रवृत्ति है, वो भी कट्टरवादियों के द्वारा है, ऐसी बात नहीं है। तो उसका भी निदान है, उसका भी रास्ता है। तो उसी को भुना रहा था। तो जब ये अल्फ्रेड हालांकि उसका नाम जो है अल्फ्रेड पार्क नहीं, उसका तो अब नाम हो गया चंद्रशेखर पार्क हो गया है। तो कह रहा था कि इसी अल्फ्रेड चंद्रशेखर पार्क में हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद मारे गए थे। अब देखिए अब तक जो है चंद्रशेखर आजाद को कोई भी उनको पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं बोलता था। ये सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि यद्यप उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी, वो मध्य प्रदेश के थे, ग्वालियर वगैरह के, लेकिन उनकी गतिविधि जो है वो उत्तर प्रदेश में ही चल रही थी। तो वो जो है उन्होंने ये जब जो ये लफड़ा है कि वो तिवारी है तो ये पांडे है तो ये सिंह है तो वो फलान है, इस पचड़े से दूर उन्होंने तिवारी अपनी जो टाइटल थी उसको निकाल फेंका और वहां पर आजाद रख लिया, ताकि जो भारतीय परिवेश है उसके अनुसार मैं हो जाऊं। मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, ना कि मैं चंद्रशेखर तिवारी के, माने कि हम जो है इस देश अपनी आवाम के लिए एक भारतीय के रूप में, एक भारतीय सैनिक के रूप में, एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में और भारतीय जो है वो अमर शहीद के रूप में मैं जाना जाऊं, ना कि चंद्रशेखर तिवारी के रूप में। इसलिए उन्होंने तिवारी टाइटल को निकाल फेंका और वहां पर आजाद लगा लिया। और देश के लोग बस यही जानते हैं, देश के लोग इस पचड़े में जाते ही नहीं हैं कि वो क्या है, बस जानते हैं कि हमारे ये राष्ट्रीय धरोहर है, एक भारतीय क्रांतिकारी है, लोग यही जानते हैं। लेकिन पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे गद्दार लोग जो है अभी भी उसको खींच करके पंडित लगा करके फिर उसी गंदगी में उनको ढकेलना चाहते हैं। यह है यानी गद्दारों की गद्दारी का एक नमूना। और इसके पहले मैं बता दूं कि इसी तरह की गंदगी
फैलाने वाले माने अकेला ये इसी तरह की गंदगी जो है वो फैलाने वाला ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर अकेला नहीं है। इसके पहले अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष थे माता प्रसाद पांडे। तो माता प्रसाद पांडे जो है सारे जो है ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को इकट्ठा करके इनको इन्हीं की फोटो लगाया था हमारे चंद्रशेखर आजाद की। वो माता प्रसाद पांडे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ब्राह्मण है और आप लोग ब्राह्मण के आधार पर जो है इकट्ठे होकर के समाजवादी पार्टी का समर्थन करिए। बताइए, ये चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के थे। उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी ये थी कि हमारी वो भारतीय राष्ट्रीय धरोहर है। लेकिन माता प्रसाद पांडे जैसे लोग, गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग उनकी महानता में इस तरह से बट्टा लगाते हैं, फिर उसी कीचड़ या दलदल में ढकेलते हैं कि वो ब्राह्मण थे, वो फलाने थे, ढकाने थे। और गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग और गंदगी फैलाने वाले माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों को जानना चाहिए कि इन्हीं सब पचड़ों से दूर रहने के लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो है वो नास्तिक हो गए थे। नास्तिक होते हुए भी हमारे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, कुर्बानी, शहादत के रूप में सबसे बड़े आदर्श है आज भी, और नास्तिक रूप में यही कारण था। और जिस दिन उनको फांसी लगी थी, और एक बात को और थोड़ा सा बताना जरूरी है और अगले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जितने भी ये पांथिक धर्मगुरु हैं, माने जिनको मुल्ला या मौलवी कह सकते हैं, वो भी जो पुष्पेंद्र कुलशेखर का जो विरोध करते हैं, इस रूप में विरोध नहीं करते हैं कि वो इस देश का गद्दार है। गद्दार क्यों है? इस देश में नफरत फैलाने के लिए। इस्लाम पर आक्रमण करना तो उसका एक बहाना है, लेकिन इस्लाम आस्था पर जो मैंने पहले कहा कि किसी के आक्रमण करने से, किसी के अपशब्द बोलने से किसी भी पंथ की महानता पर जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। इस भड़कावे में कदाप मत आइए। और ये आप ये भड़कावे में आ गए तो उन्हीं कट्टरवादी, देश विरोधी, देश की गद्दार ताकतों के आप शिकार हो गए। तो इस साजिश से बचिए आप लोग। तो मैं देख रहा था वो कुरान टीवी करके, तो उसमें वो सिर्फ जो है बस इसीलिए कि वो इस्लाम आस्था पर आक्रमण कर रहे हैं तो उसी का जवाब दे रहे हैं। यह भी जो है इस तरह से मैंने मुल्क के प्रति चिंता का इतना बड़ा अभाव जो है, यह भी बहुत बड़ी कमी है। यदि वो मुल्ला या मौलवी जो है कहते कि नहीं भाई ये देश का गद्दार है और जो बोल रहा है इस्लाम आस्था के खिलाफ, हमारा पंथ तो इस्लाम तो बहुत बड़ा महान है, उसके कहने से क्या होता है, और जो हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। और हमारे पूरी आवाम मिल करके उसका प्रतिकार करे और ऐसे पुष्पेंद्र कुलशेखर को देश से बाहर निकाला जाए। ऐसी बात करता तो लगता है कि हाँ भाई उसकी मुल्क की हिफाजती के लिए और महफूज रखने के लिए या देश को या इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ चिंता उसके दिमाग में है। लेकिन यही तो ये मानसिकता का फेर है कि उसकी आलोचना इस आधार पर करते हैं वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो है वो धर्मगुरु जो है, सिर्फ कि वो इस्लाम पर आक्रमण कर रहा है। इस्लाम पर आक्रमण तो पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोगों का एक बहाना मात्र है। उनका असली उद्देश्य है समाज में नफरत फैलाना
और समाज में नफरत फैलाना, ये मंसूबा किसका है? एनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी कांग्रेस का या वामपंथियों का। ये देश के दुश्मन है। इस रूप में सभी को समझना चाहिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के धर्म गुरुओं को भी समझना चाहिए। तो अब इस पर आ जाइए कि उसने ये बोला, पंडित चंद्रशेखर आजाद बोला, ताकि लोग समझें कि ये पंडित हैं, जो कि हमारे वो राष्ट्र की धरोहर है। चंद्रशेखर आजाद, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत। और उसी प्रकरण में एक और गद्दारी जरा इसकी जरा देखिए, इसे गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष की। तो ये आप लोग इतिहास के स्रोत से आप लोग जान जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो निशाना लगाने में बहुत ही दक्ष थे, बिल्कुल अचूक निशाना। पूरे अंग्रेज घबराते थे उनके इस निशाने से। इसलिए अंग्रेज की पुलिस भी उनको पकड़ने से घबराती थी, उनको बहुत घबराती थी। बहुत अचूक निशाना था उनका। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ही मुखबिरी किया, अंग्रेजी सरकार को बताया कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर उसमें उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में छुपे हुए हैं। ये गद्दारी किसने किया? गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और मुखबिर तो खैर था ही वो। ये जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी सरकार का मुखबिर था, और उसने मुखबिरी करते हुए जो है वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी करते हुए उसने सूचना दिया, और ये सूचना देकर के देश के खिलाफ गद्दारी किया, और हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के विषय में सूचना दिया कि वो इसी अल्फ्रेड पार्क में है। तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है, जो ये बता रहा था, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष, तो उसका नाम नहीं लिया इसने। बोला कि एक बड़े कांग्रेसी नेता ने, क्या बोला कि एक बड़े कांग्रेसी नेता ने जो है वो देश के नेता ने इसकी खबर दिया कि हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में है। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष को नहीं लगा कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है वो बताना चाहिए था देश हित में। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष को नहीं लगा कि जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में ही देखे जाते हैं, और उसी रूप में हमारे देश के आदर्श हैं, उनको पंडित बोल करके उसी गंदगी में वो ढकेलने का अपराध कर रहा है। तो इस किस्म के सब ये गद्दार हैं। लेकिन वही बात भारतीय जनता दल कह रहा है कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं अभी भी उसके चंगुल में, उसके जाल में, उसके इस भ्रम में फंसे हुए हैं। ये दुख का विषय है, ये दुख का विषय है। इसीलिए कम से कम हमारे भारतीय भाई बहन पुष्पेंद्र कुलशेष गद्दार जो है वो ये पुष्पेंद्र कुलशेष की सभाओं में, उसी प्रकार असदुद्दीन की सभाओं में, और उसी प्रकार जो और भी जो नफरत फैलाते हैं, ये बावन मैसरम, ये चंद्रशेखर रावण, इनकी सभाओं में हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल न जाए और उनके मजमे को स्टूनी करें। तब जाकर के इन ऐसी ताकतों के हौसले वो पस्त होंगे। वो और उसके सिखाए हुए आकर के तोते छुट भाई आकर बोलते हैं कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी के कि मैंने जो यूट्यूब वाले सर हैं,
वो जो है एकता करते हैं, तो ये सबको एक साथ लाना चाहते हैं। और जो दबे कुचले हैं तो वो जो है वो अमीरों के साथ कैसे जाए। ये इस तरह का भेद, कोई अमीर है कोई दबा कुचला है, दबा कुचला का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दबा कुचला का वो तर्क छोड़ देना, उसी उनकी जो AIMIM जो पार्टी है, उसी का जो अकबरुद्दीन की जो भाषा है, वो जो उसकी जो अकबरुद्दीन ओवैसी की जो भाषा है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई है, क्या उसकी भाषा ये लगता है कि वो जो है वो दबा कुचला है? क्या ये असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि हमको हक चाहिए और हमको मुसलमानों का हक चाहिए? आज तक जो है वो वकील बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, भारत का संविधान पढ़े और भारत के संविधान की भी बहुत दुआई देते हैं। भारत संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय, इतना जानने के बाद भी तभी मुसलमान की गिरफ्त लगाते हैं। और जो है हमारे भारतीय समाज को में से मुसलमान का एक टुकड़ा काट करके जो है वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकत जो है वह कोई दबे कुचले की राजनीति हो ही नहीं सकती। और तो और जो जितने भी उनके समर्थक हैं असदुद्दीन ओवैसी के, जरा उनसे पूछें कि तालिबान जब कब्जा करता है अफगानिस्तान में, इतना बड़ा माने खूंखार आतंकवादी, क्रूर हत्या करने वाला, यहाँ तक कि इस्लाम आस्था वाले जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी मार रहा है, उनकी भी हत्या कर रहा है। वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की महिलाओं के साथ भी उसका अत्याचार और दुराचार चल रहा है। तो उसकी कामयाबी पर जब वो कब्जा किया कि काटना क्या दलितों और जो है वो दलितों या दबे कुचले की राजनीति है, तो इस तरह का धोखा न दे। और आगे भी बताया जाएगा कि भारतीय जनता दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे आपके वामन मिश्रम हो, या कोई भी हो, या यहाँ तक कि पुष्पेंद्र कुलशेखर भी हो, किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। वो भी भारतीय एकता में आ सकते हैं, बशर्ते वो अपनी वो आदतें जो है वो देश के साथ गद्दारी का, देश के साथ गद्दारी माने देश में नफरत फैला करके जो देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, उन आदतों को छोड़ दें। ये सभी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलशेखर हो, चाहे ये वामन मिश्र हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे इसी प्रकार के अन्य भी तत्व हों, यदि वो अपनी हरकतों को छोड़ते हैं तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि भाई सबको साथ में लेना है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता दल को आशंका है कि इतनी आसानी से ये पुष्पेंद्र कुलशेखर और असदुद्दीन ओवैसी और वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण इत्यादि अपनी आदत को छोड़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, विषय है। तो खैर, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।